1952 में अमेरिका ने क्यूबा में राष्ट्रपति बतिस्ता को स्थापित किया ताकि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वहां प्रभाव बनाए रख सके। साल 1954 में ग्वाटेमाला में जनादेश से चुनी गई जैकोबो आर्बेन सरकार को गिराया गया, जिसके लिए CIA ने प्रोपेगेंडा विद्रोही फोर्स और सैन्य कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन PB सक्सेस चलाया था। 1955 से 1975 तक अमेरिका ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में युद्ध चलाया। इन सभी युद्ध में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इतने भयावह दृश्य कि अमेरिका के नागरिक भी सड़कों पर उतर आए और उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। 1980 के दशक में अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन को हथियार और पैसे से मदद दी। इसका मकसद सोवियत यूनियन को कमजोर करना था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान एक परमानेंट वॉर जोन बन गया और आज अमेरिका खुद वहीं से भाग चुका है। 2011 में अमेरिका ने खुद को वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी बताकर सीरिया की असद सरकार को गिराने की साजिश रची। रोजा क्रांति के नाम पर हथियार और पैसा भेजा गया और इसका नतीजा क्या हुआ? सीरिया हमेशा के लिए एक विशाल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। इसी अराजकता में ISIS जैसे आतंकवादी संगठन को पनपने का मौका मिला, लेकिन CIA और पेंटागन के कई खुफिया दस्तावेज और रिपोर्ट्स बताते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उग्रवादी गुटों को सहयोग दे रही थी। 2015 में तुर्की के समुद्री किनारों पर सीरियाई बच्चा एलन कुर्दी की लाश मिली थी। गृह युद्ध से भागते वक्त उसकी जिंदगी का अंत हो गया था, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उसका घर क्यों बर्बाद हुआ था। अब साल 2025 में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को आप देखेंगे तो अमेरिका ने पूरी बेशर्मी के साथ खुद को बेनकाब कर दिया है। लोकतंत्र का सपोर्ट करने की बात करते करते अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को समर्थन दे रहा है। वहीं पाकिस्तान, जहां लोकतंत्र प्रक्रियाएं कुचल दी गई, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और जहां हर चुनाव में गड़बड़ी की बात बहुत कॉमन होती है, चाहे आर्थिक मदद के पैकेज हो, F-16 जेट्स का सपोर्ट, IMF के ग्रांट्स, ये सब मिलकर पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा गिरोह बना रहे हैं जहां मानवाधिकार की पैरवी सिर्फ दिखावे के लिए की जाती है। जबकि असलियत ये है कि अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिक गेन्स यानी रणनीतिक हित ही सबसे ऊपर रहते हैं और इसे ही स्ट्रैटेजिक हिपोक्रेसी कहते हैं, जहां पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश यूजफुल इडियट्स कहलाते हैं। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तानी सेना को एम्पावर करने का काम भी करती है और पाकिस्तानी सेना के एम्पावर होने के क्या परिणाम हो रहे हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। My favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? आपने अक्सर सुना या देखा होगा जब अमेरिका कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है, लेकिन क्या सचमुच पाकिस्तान के साथ उसकी ये साझेदारी आतंकवाद के खिलाफ है या बस चाइना और इंडिया जैसे रीजनल पावर को काउंटर बैलेंस करने के लिए उनके खिलाफ ताकत का खेल है? जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक हो सकता है और भी कई अन्य डेवलपमेंट आ जाएं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बगराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका वापस चाहता है। लेकिन अफगान सरकार साफ बोल चुकी है कि हमें अमेरिका की फौज की अब कोई जरूरत नहीं है। यानी जिस बगराम एयरबेस से कभी अमेरिका पूरे रीजन की नाक में दम किए रखता था, उस पर अमेरिका को कब्जा वापस देने के लिए अब तालिबान तैयार नहीं है। ट्रंप इस बात से बौखलाए हुए हैं। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान लाइन में नहीं आया तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि हमेशा आप याद करते रह जाओगे। ट्रंप का असली प्लान तो बगराम पर वापसी का है, क्योंकि बगराम सिर्फ अफगानिस्तान का बेस नहीं, ये तो पूरा गेमिंग कंसोल है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ पाकिस्तान, थोड़ी दूरी पर चाइना का शिनजियान और ऊपर से पूरा का पूरा मिडिल एशिया।
ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका फिर से वहां बैठकर सबको टेलीस्कोप से देखे। रूस की मिलिट्री मूवमेंट, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बाकी जो कुछ भी चल रहा है। खास बात यह है कि ये सिर्फ फौज का ठिकाना नहीं, बल्कि ये सिग्नल इंटेलिजेंस सेंटर है। मतलब जो कॉल, मेल, सैटेलाइट पर बात होंगी, सब सीधा बगराम से अमेरिका के कानों तक पहुंच रही होंगी। इस डेवलपमेंट के बीच एक और न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम द्विपक्षीय बैठक कर चुके हैं। इस मुलाकात में पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी शामिल थे। इससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में 18 जून 2025 को एक बंद कमरे में बैठक हुई थी। यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार था जब किसी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी को इस स्तर पर बिना किसी नागरिक प्रतिनिधि की हैसियत से आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान में तानाशाही शासन को बढ़ावा देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर फंडिंग देने के लिए भी आरोप लगते रहे हैं और ऐसा अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत को दबाने के लिए करता है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ये लेन देन IMF से पाकिस्तान को निरंतर मिलने वाली फंडिंग में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने का काम करता रहा है। 2025 की भयानक बाढ़ में भी अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर राहत सामग्री पहुंचाई थी। टेंट, पंप, जनरेटर सब मिलिट्री फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच रहे थे और फिर US सेंट्रल कमांड की ओर से पाकिस्तान की सेना की तारीफ होती है कि ये लाइफ सेविंग असिस्टेंस था। जबकि सवाल इस बात पर उठना था कि पाकिस्तान की सरकार का ये फेलियर है जो अपनी ही जनता को बाढ़ से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये असिस्टेंस असली मदद है या पाकिस्तानी सेना को और मजबूत करने का एक तरीका। बुकिंग्स इंस्टीट्यूट का ये विश्लेषण देखिए, ये कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां की डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को भी खराब करती है और फिर भी अमेरिका उसे गारंटर ऑफ स्टेबिलिटी मानता है। लेकिन क्या लोकतंत्र को कुचलकर पाक सेना को ही हरी झंडी देना ही अमेरिका की स्टेबिलिटी है? अमेरिकी अधिकारी नताली बेकर ने भी खुलकर कहा था कि हम आपदा प्रबंधन में पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप बनाए रखेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये पार्टनरशिप उस सेना को वैधता देती है जो पाकिस्तान के सिविलियन अफेयर्स में दखलंदाजी करती रही है। अमेरिका हमेशा दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता रहा है, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो उसका व्यवहार पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है। अब अमेरिकी संसद में साल 2025 में पास किया गया पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट देखिए, जिसमें साफ कहा गया कि अमेरिका सिविलियन रूल और फ्री इलेक्शंस का समर्थन करता है। यहाँ तक कि इस एक्ट में पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल असीम मुनीर पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है यदि वो नागरिक शासन की बहाली और राजनीतिक बंदियों की रिहाई में सहयोग नहीं करते। लेकिन असली तस्वीर क्या है? अमल में आने की बात पर तो यही बातें फिजूल साबित हो रही हैं। यानी ये एक्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ कागज पर लिखी हुई मधुर कथाएं। लेकिन असल में क्या हो रहा है? चुनावों में गड़बड़ी, पाकिस्तान की सरकार वहां के लोकतांत्रिक नेताओं से जेलें भरती जा रही है और अमेरिका वो चुपचाप देखता रहता है। इमरान खान जैसे लोकतांत्रिक नेता जेलों में हैं और अमेरिका एकदम मौन बैठा पाकिस्तान के साथ बिजनेस डील कर रहा है। शहबाज और पाक आर्मी पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। आज भी जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। चुनाव में भी इमरान खान का दबदबा दिखा था। ऐसे में मुनीर और शहबाज चाहते हैं कि इमरान खान जेल में ही रहे। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान के भ्रष्ट और धांधली भरे चुनाव की कड़ी जांच हुई। वार्निंग दी गई कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव के कारण अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। फिर भी अमेरिका का पाकिस्तान से सरकार स्तर पर संपर्क लगातार जारी है। विश्लेषक हुसैन हक्कानी ने इसे लेन देन की राजनीति बताया, जहां मानवाधिकार नहीं सिर्फ सैन्य गठजोड़ को प्राथमिकता दी जाती है। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ रणनीतिक हित के लिए। अमेरिका ये सब करता है क्योंकि यही उसकी चीन को रोकने की चाल है, भारत को दबाने की पॉलिसी है।
चीन को रोकने और दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के तानाशाही शासन को झेलता है, उसे बढ़ावा भी देता है। यहाँ तक कि आतंकवाद का समर्थन करने के मामले में भी अमेरिका पाकिस्तान की सेना को संरक्षण देता है ताकि वो भारत के सामने एक बैरियर बना रहे। लोकतंत्र की वकालत करने वाले अमेरिका का ये सच है कि वो दूसरों के मानव अधिकार हनन पर हल्ला मचाता है, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या पर आंखें मूंद लेता है। ये धोखाधड़ी की परंपरा 1971 के युद्ध के समय से चली आ रही है, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, भारत को सैन्य चेतावनी दी और युद्ध को रोकने के लिए गुप्त रूप से पाकिस्तान को हथियार प्रदान किए। और आज 2025 में भी यही सिलसिला जारी है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सहायता जारी है। कुछ ही समय पहले जब अमेरिका पाकिस्तान में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था, उसी दौरान एक रात करीब 2 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमला कर दिया था। उन्होंने चीन से मिले J-17 लड़ाकू विमानों से 8 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स गिराए थे। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी के एक गांव पर हुआ था। इसमें लगभग 30 लोग मारे गए थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान के एक नए आतंकी कैंप का खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए गए थे, लेकिन अब अफगान बॉर्डर से सटे खैबर पख्तूनख्वा में फिर से ये ठिकाने बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर दिन रात आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को सुरक्षित ठिकाने मुहैया करवा रहे हैं। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LAT ने अब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी कि ISKP यानी ISIS के दक्षिण एशियाई विंग के साथ एक सीक्रेट पैक्ट बनाया। इस संगठन की योजना बलूच लोगों पर हमले करने की है और आगे चलकर इसका दायरा जम्मू कश्मीर तक बढ़ाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस पूरे गठबंधन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तैयार और फंड किया है। सवाल यह है कि जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, क्या उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की है? जब वो जॉइंट एक्सरसाइज और बाढ़ आपदा में मदद की बात कर रहे थे, क्या उसी दौरान ये सहयोग भी हो रहा था? आने वाले दिनों में इन आतंकियों को ट्रेनिंग देकर POK से भारत भेजने की तैयारी है, ताकि किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। ISI और पाकिस्तानी सेना इन समूहों को पूरी तरह पनाह दे रही है। ये वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल 1990 के दशक में भी भारत के खिलाफ किया गया था, यानी लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अमेरिका का दोगला रवैया ही सबके सामने आ रहा है। और इसका शिकार कौन बनते हैं? निर्दोष बलोच, निर्दोष पाकिस्तानी, सीमा पर रहने वाले लोग, जिसमें हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी। पाकिस्तान ने आज जो अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, उसके खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर वहां के ही लोग उतर आए हैं। इसे पाकिस्तान का जेनजी विद्रोह बताया जा रहा है। हकीकत ये है कि अमेरिकी फौज की पाकिस्तान में मौजूदगी ही आज उस देश की दिशा तय कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह अपनी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के इशारों पर चल रहा है और दुनिया देख रही है कि एक आतंकी देश को अब सबसे बड़ा सहारा वाशिंगटन से मिल रहा है, यानी इस्लामी आतंक को स्पॉन्सर करने वाला अमेरिका पाकिस्तान को चला रहा है। मुनीर इन दिनों क्षेत्र में नए समीकरण गढ़ने में जुटे हुए हैं। इस्लामाबाद अब एक साथ अमेरिका और तुर्की दोनों के साथ गठजोड़ बना रहा है। इसकी मिसाल साफ है। एक और मुनीर ने अमेरिका को अरब सागर तक पहुंचाने के लिए गहरे पानी वाले पासनी बंदरगाह की पेशकश कर दी है। ये वही इलाका है जो चीन निर्मित ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत द्वारा बनाए गए ईरान के चाबहार पोर्ट के ठीक बीच में पड़ता है। यानी ये बंदरगाह अमेरिका को अरब सागर में 2 कॉम्पिटिटर्स भारत और चाइना के बीच एक रणनीतिक ठिकाना दिला सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने पुराने दोस्त तुर्की को खुश करने के लिए कराची में एक नए औद्योगिक केंद्र के लिए 1000 एकड़ जमीन देने की बात कही है। अमेरिका को और खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अब फिलिस्तीन पर अपना पुराना सैद्धांतिक रुख छोड़ते हुए अब्राहम समझौते में शामिल होने का इशारा भी दिया है। ये वही समझौता है जो इजराइल को औपचारिक मान्यता देता है। इसी क्रम में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि रियाद और इस्लामाबाद दोनों इस संवेदनशील मुद्दे पर एकमत रहें और सऊदी शाही परिवार को किसी विपरीत प्रतिक्रिया से बचाया जा सके। शरीफ सरकार पर आरोप है कि वो फिलिस्तीनी हितों की कीमत पर अमेरिकियों को खुश करने की कोशिश में है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दुर्लभ खनिजों का भंडार है और यही इलाके आज की डेट में सबसे ज़्यादा अशांत हैं। मुनिर कुछ ही दिन पहले इन खनिजों के सैंपल लेकर अमेरिका पहुंचे थे। उन्होंने शरीफ की मौजूदगी में ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को ये सैंपल दिखाए थे। इस पर अब्दुल गफ्फार खान के पड़पोते सेनेटर एमल वली खान ने ये तक कह दिया था कि मुनिर एक सेल्समैन थे और शरीफ ट्रंप के सामने शोरूम के मैनेजर। अमेरिका अगर पाकिस्तान में भी लोकतंत्र को बचाने के नाम पर कुछ नई कारस्तानी को जन्म दे रही है तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये निर्दोष पश्तून और बलोच तो अपना कोई रास्ता देख ही लेंगे, लेकिन दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या अमेरिका कभी अपने डेमोक्रेटिक रेटोरिक पर अमल करेगी भी या फिर हमेशा अपने सामरिक स्वार्थ यानी स्ट्रैटेजिक गेन के लिए तानाशाही को बढ़ावा देता रहेगा। देखते रहिए ऑप इंडिया।